हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 29 दिसंबर 2025, 29 दिसंबर 2025 को एक डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस रिलीज हो गई है रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो रेलवे की परमानेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय के अधीन परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की, वो भी स्थायी। तो नया विज्ञापन डिटेल जारी हो चुका है। तो बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे जो जरूरी, जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन, क्या क्या पोस्ट है, कितने पोस्ट हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाले, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल्ड सेंट्रलाइज नोटिस नंबर 8/2025, CEN 8/2025। तो 2025 का भी ये लास्ट एडवर्टीजमेंट, क्योंकि अब जो भी आएंगे 2026 में। टोटल 60 पेजेस हैं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट है और क्या क्या पोस्ट है। तो 30 दिसंबर से 38 दिसंबर से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी एंड 29 जनवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ में जो है फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 31 जनवरी रखी गई। एग्जैक्टली 1 मंथ का आपको टाइम मिलता है। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शंस, तो करेक्शन विंडो ओपन होगा फरवरी में, 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी। काफी समय दे रहे हैं, काफी टाइम दे रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन करने वाले कैंडिडेट ही बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मॉडिफिकेशन या करेक्शन विंडो काफी वक्त, 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। अब इसमें क्या क्या पोस्ट है वो चेक करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो है ना, सबसे ज्यादा पोस्ट दिखाई जिसमें दे रही है चीफ लॉ असिस्टेंट। तो लॉ वर्ड से आप समझ गए कि लॉ वाले अप्लाई कर सकेंगे। टोटल वैकेंसीज 22। आरआरबी वाइज वैकेंसीज की डिटेल भी नीचे दी हुई है नेक्स्ट में, कि किस आरआरबी में, किस कैटेगरी में, किस आरआरबी में कितना पोस्ट है। क्योंकि रेलवे की जो भी भर्ती आती है वो अलग अलग आरआरबी के हिसाब से आती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर 7 वैकेंसीज है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी मतलब हो गया कि इसमें भी लॉ वाले। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, ये वाली पोस्ट जरूर चेक करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, 202 वैकेंसीज है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 15 वैकेंसी है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 24 वैकेंसीज है। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग 2 वैकेंसीज है। तो सेकेंड हाईएस्ट जो है ना, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट, इसमें 39 वैकेंसीज है। तो 202 वाली जो पोस्ट है ना वो चेक कर लेते हैं, और 39 जिसमें पोस्ट है वो चेक कर लेते हैं। साइंटिफिक सुपरवाइजर एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग 1 वैकेंसी। टोटल कुल मिला के 312 ही पोस्ट है, ज्यादा पोस्ट नहीं। और नॉर्मल किसी ग्रेजुएट के लिए भी इतने ज्यादा कुछ मुझे वैकेंसीज देखने को नहीं मिल रहा है। एनेक्सियर बी में ये बता रहे हैं कि जोन वाइज और आरआरबी वाइज जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनेक्सियर बी में आपको चेक कर लेने का। अब 312 वैकेंसीज में आरआरबी वाइज भी बटी हुई है, जोन वाइज भी बटी हुई है, तो बचेगा क्या। चलिए जो भी है, चलिए आगे देखेंगे कि क्वालिफिकेशन की डिटेल क्या है, किस पोस्ट के लिए। एज क्या बता रहे हैं ये देखें। एज ये बता रहे हैं कि एज इन्होंने और भी कहीं पे बताया, तो वो पहले चेक करेंगे। हाँ, यही पे बता दिया था ना एज। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 18 to 40 ईयर्स। यहाँ पर जो एज लिखा है वो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में यूआर की सीट पे, जो अनारक्षित की सीट पे अप्लाई करेंगे उनके लिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं या फिर और भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो एज में रिलैक्सेशन मिलती है बिल्कुल भारत सरकार के नियमों के अनुसार, तो वो भी चेक करेंगे। फिलहाल जो है 18 से 40 से चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 18 to 32, 18 से 32 साल। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 18 to 33 ईयर्स। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए 18 to 33 ईयर्स। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 18 to 33 ईयर्स। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 18 to 35 ईयर्स। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 18 to 30 ईयर्स, क्योंकि इसमें 39 वैकेंसीज हैं, 39 वैकेंसीज, इसको चेक करेंगे। साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए 18 to 35 ईयर्स। तो ये एज लिमिट। अब इसमें सबसे ज्यादा सैलरी तो चीफ लॉ असिस्टेंट की है, तो चीफ वर्ड लगाए, मतलब कि एक्सपीरियंस मांगेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। तो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब जो है ना, जैसे कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है, ये सब पब्लिसिटी इंस्पेक्टर है, ये डोमेन स्पेसिफिक है कि कौन से डोमेन से है। तो सैलरी ठीक ठाक रहने वाली है। लैब असिस्टेंट 19,900 की बेसिक पे पे आपको 37,000 35,000 अभी स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। बट वो बहुत जल्दी जल्दी सैलरी जो है ना केंद्र सरकार की बढ़ती है, क्योंकि DA बढ़ता है साल में 2 बार।
साल खत्म होते ही बेसिक इंक्रीज हो जाता है, और अभी 8वां वेतन आयोग भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 35,400 की बेसिक पे है, तो इस पे आराम से 57-58,000 सैलरी, 60,000 तक स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। अब इसमें एज की क्राइटेरिया आपने देख ली, क्वालिफिकेशन समझेंगे, एज में रिलैक्सेशन देखेंगे। एज में रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल ऊपरी आयु सीमा में जोड़ लीजिए, जो भी पोस्ट आप देख रहे हैं उसके लिए। ओबीसी में सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर NCL कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की छूट मिलती है। PWD कैंडिडेट को कम से कम 10 इयर्स की छूट मिलती है। फीमेल कैंडिडेट सभी को कोई छूट नहीं है। जो फीमेल कैंडिडेट विडो है या डाइवोर्सी है या जुडिशियली सेपरेटेड है, उनके लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। तो अगर अनरिजर्व EWS फीमेल कैंडिडेट है, डाइवोर्सी या विडो या जुडिशियली सेपरेटेड, तो 35 इयर्स अपर एज लिमिट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 38 इयर्स अपर एज लिमिट है। SC ST कैंडिडेट के लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है। अब क्वालिफिकेशन की डिटेल भी समझेंगे। इसमें जो है फीस की डिटेल ये बता रहे हैं 500 है, नहीं तो 250 है। फीमेल PWD जितने भी कैटेगरी के, किसी भी कैटेगरी के फीमेल महिला अभ्यर्थी हैं, PWD, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और SC ST कैंडिडेट, माइनॉरिटी कैंडिडेट, EBC कैंडिडेट, सबके लिए 250 रुपीज फीस है। और ये फीस भी रिफंड हो जाएगी अगर आप फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर हो जाते हैं। तो अब बच गया फीस किसके लिए, मेल कैंडिडेट जो है जनरल, OBC, EWS, उनको 500 रुपीज फीस है। उनको भी 400 रुपीज रिफंड आ जाएगा, जैसे आपने पे किया उसी मोड से आपको वापस आ जाएगा अगर आप फर्स्ट स्टेज CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अपीयर हो जाते हैं। पहला जो परीक्षा होगा ना, जिसको आप प्रीलिम्स टाइप का भी बोल सकते हैं, वो अपीयर होते हैं तो 400 रुपये रिफंड होंगे, नहीं तो जिनका 250 उनको पूरा 250 रिफंड हो जाएगा। जो एग्जाम में अपियर ही नहीं होंगे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि अब पैसे वापस आ जाए, उनको नहीं मिलेंगे। एग्जाम में अपियर होना होगा तब मिलते हैं। तो ये हो गया। अभी क्वालिफिकेशन की डिटेल समझेंगे। और सिलेक्शन क्राइटेरिया में तो लिखा ही है CBT 1 है, तो इसका मतलब है CBT 2 भी रहेगा। तो वो थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, कौन कौन सी पोस्ट है वो चेक कर लेते हैं। जो क्वालिफिकेशन की डिटेल एग्जैक्टली देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 28 पे आना होगा। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ मतलब LLB होना चाहिए और 3 साल का स्टैंडिंग प्रैक्टिस होना चाहिए एज ए प्लेडर एट बार। तो ये है। और लॉ ग्रेजुएट्स आर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज हु आर लॉ ग्रेजुएट्स आर ऑल्सो एलिजिबल, वो सब देख लें आप। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी वैसे ही LLB होना चाहिए एंड 5 ईयर स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट एट बार, तो ये भी क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी मैंने बोला था ये देखेंगे क्योंकि इसमें 220 पोस्ट 220 पोस्ट्स हैं। 18 to 33 इयर्स तो जनरल के लिए एज की क्राइटेरिया है, तो वो भी ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन हिंदी और इंग्लिश। तो अगर हिंदी में या फिर इंग्लिश में मास्टर डिग्री है तो हिंदी में है, अगर तो इंग्लिश आपने मतलब दूसरा हिंदी या इंग्लिश कोई तो भी एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री चाहिए, और दूसरा जो है ना आपने इलेक्टिव के तौर पे या कैसे भी आपने वो सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट डिग्री लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। तो हिंदी या इंग्लिश किसी में भी मास्टर डिग्री चलेगा, MA इन हिंदी या MA इन इंग्लिश, बट दूसरा सब्जेक्ट जो रह गया जैसे कि आपने MA इन हिंदी किया तो इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, कैसे भी पढ़ा होना चाहिए। आप एग्जाम आपने भले इंग्लिश में लिखा हो, चाहे फिर इलेक्टिव के तौर पे पढ़ा हो, चाहे कंपलसरी के तौर पे पढ़ा हो, वैसे कैसे भी आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से आपने मास्टर डिग्री किया है एनी सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश छोड़ के, लेकिन फिर आपने उस मीडियम में पढ़ाई एग्जाम दिया है, हिंदी में या इंग्लिश में एग्जाम दिया हुआ है और डिग्री लेवल का, और एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है कंपलसरी या इलेक्टिव के तौर पे, तब भी मतलब कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, सपोज आपने MSc किया हुआ है मान लेते हैं, तो MSc आपने बायोलॉजी से किया, आपने हिंदी भी नहीं पढ़ा इंग्लिश भी नहीं पढ़ा, तो आपने कम से कम ग्रेजुएशन में हिंदी एक पढ़ा है और इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया है, या फिर इंग्लिश आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में और हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया, इस तरीके से है। तो ऐसे ही ऑप्शंस दिए हुए कि बिना
जिन्होंने दूसरे सब्जेक्ट से भी मास्टर डिग्री किया वो भी एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन का मांग रहे हैं। अगर आपने ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स नहीं किया है तो फिर हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, तो फिर 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो 2 साल का एक्सपीरियंस सेंट्रल में या स्टेट में या गवर्नमेंट ऑफिस में होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर नहीं है 2 साल का एक्सपीरियंस तो एक ट्रांसलेशन की सर्टिफिकेट चाहिए। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, डिप्लोमा होना चाहिए पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, डिजायरेबल में जो चीज लिखी है ना तो वो जरूरी नहीं है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है और इसमें से कोई एक सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा इन लेबर या फिर सोशल वेलफेयर, डिप्लोमा इन लेबर लॉज या फिर एलएलबी विद पेपर्स इन लेबर लॉज, और पीजी डिप्लोमा इन पर्सोनल मैनेजमेंट, एमबीए विद पेपर्स इन पर्सोनल मैनेजमेंट, एमबीए और एचआर, पीजी डिप्लोमा इन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब में। साइंटिफिक असिस्टेंट या ट्रेनिंग में सेकेंड क्लास यानी 50% या मार्क्स के साथ में साइकोलॉजी से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है और 1 साल आपका जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात की थी कि ये वाली पोस्ट, इसमें थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज थी। इसमें कोई भी 12th पास कैंडिडेट जिन्होंने साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री जरूर पढ़ा हो, कोई भी 12th पास जिन्होंने कितने भी परसेंटेज से, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, 12th में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपने पढ़ा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट ठीक है 18 to 30 ईयर्स। और एक है साइंटिफिक सुपरवाइजर या एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग, तो इसमें आप देख लें क्योंकि इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो अभी इसमें आरआरबी वाइज वैकेंसीज भी पेज नंबर 31 से शुरू होगी, आरआरबी अहमदाबाद में कितनी सीट है वगैरह। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया पे चलेंगे डायरेक्टली कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए क्या रखा है इन्होंने। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पेज नंबर 18 पे जिनको देखना है तो सीबीटी एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल इन्वॉल्व सिंगल स्टेज सीबीटी, ट्रांसलेशन टेस्ट, ये अलग अलग इसके लिए अलग अलग हो सकता है पोस्ट के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन तो हर किसी के लिए नहीं होगा ना, ट्रांसलेशन तो जिस पोस्ट के लिए जरूरी है एज एप्लीकेबल, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल रहेगा आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट पर फैमिलियर होने के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रोसेस से। सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स इस तरीके से, प्रोफेशनल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स 15, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मैथ्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहेगी गलत आंसर होने पे। और द क्वेश्चन फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चन पर्टेनिंग टू मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ इन्होंने पेज नंबर 18 पे। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल रहेगा, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ जो नॉर्मल अपना रहता है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछेंगे वगैरह वो सब दिया हुआ इन्होंने। तो एक ही एग्जाम रहेगा ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन टेस्ट तो सिर्फ जूनियर ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए रहेगा, तो एक ही एग्जाम रहेगा, सिंगल एग्जाम रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा बस। सिंगल एग्जाम से आपको जॉब मिल रही है, केवल जो जूनियर ट्रांसलेटर वाली पोस्ट है उसके लिए ट्रांसलेशन का टेस्ट होगा। तो एक टेस्ट होगा, उसमें क्वालिफाई हो गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी मैंने आरआरबी अजमेर की वेबसाइट पे चेक किया तो इसमें एफएक्यूज भी हैं, अप्लाई करने के लिए लिंक भी आ जाएगी यहीं पे, क्लिक हियर फॉर। अभी तो नहीं आएंगे ना, 30 तारीख से आने वाले हैं, और सेंट्रलाइज नोटिस भी है।